हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और मैथ्स में आज आपका टॉपिक चलेगा लिक्विड की ज्यामिति। ज्यामिति के बारे में हम पिछली कक्षाओं में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं, बट आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लिक्विड की ज्यामिति। इसकी परिभाषाओं के बारे में अच्छे से समझेंगे, इसकी अभिग्रहित और अधिधारणा के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। क्या थ्योरीज इसने दी हैं, क्या डेफिनेशंस लिक्विड ने दी हैं और ज्यामिति में इसका क्या योगदान है, ये हम इसमें अच्छे से समझेंगे। आइए देखते हैं। अब देखिए, ज्यामिति शब्द कहाँ से लिया गया है? शब्द ज्यामिति यूनानी भाषा के शब्दों जियो और मिट्रिन से मिलकर बना है। जियो का अर्थ है पृथ्वी या भूमि और मिट्रिन का अर्थ है मापना। मापना क्या हो गया? मेजरमेंट करना किसी भी चीज़ का। और भूमि या पृथ्वी क्या हो गई? आपकी अर्थ। तो अर्थ को मापना या किसी भी प्रकार की किसी भी कंडीशन को मापना, कोई भी हमारी चीज़ है उसे मापने के लिए आप ज्यामिति का प्रयोग कर सकते हैं। मेनली इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? भूमि को मापने के लिए। तो भूमि को मापने के लिए आप क्या ज्यामिति का यूज़ करते हैं और यूनानी शब्द में, भाषा में इसका मतलब यही निकाला गया है। आइए आगे देखते हैं। लिक्विड की परिभाषाएं, अभिग्रहित और अभिधारणाएं। तो क्या है परिभाषाएं, डेफिनेशंस? लिक्विड के समय के यूनानी गणितज्ञों ने ज्यामिति को उस विश्व का एक सिद्धांतीय प्रतिमान सोचा जिसमें वे रहते थे। बिंदु, पॉइंट, रेखा, लाइन, तल, प्लेन या पृष्ठ, सरफेस इत्यादि की अवधारणाएं उन बिंदुओं से स्थापित की गईं जो उसके आसपास थीं। आकाश, स्पेस और उसके आसपास के ठोसों के अध्ययन के आधार पर एक ठोस वस्तु की सिद्धांतीय ज्यामितीय अवधारणा विकसित की गई। एक ठोस सॉलिड का आकार होता है, माप और स्थिति होती है तथा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इसकी परिसीमाएं पृष्ठ, सरफेस कहलाती हैं और ये आकाश के एक भाग से दूसरे भाग से पृथक करती हैं और इनकी कोई मोटाई नहीं होती, कोई भी मोटाई सरफेस की नहीं होती। पृष्ठ की परिसीमाएं वक्र, इनको कर्व्स बोलते हैं। आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनको कर्व्स या सीधी रेखाएं, लाइंस, स्ट्रेट लाइंस। इन रेखाओं के बिंदु, सिरे, पॉइंट्स होते हैं। इतना आप सबको समझ में आया? तो क्या क्या चीज़ें होती हैं? बिंदु होते हैं, रेखाएं इसमें बताया गया है, तल होते हैं जिन्हें प्लेन बोलते हैं और पृष्ठ, सरफेस होता है। जैसे आप एक तंबू बनाते हैं तो इसका सरफेस एरिया क्या हो गया? इस तंबू को जो कवर करने के लिए लगाया गया कपड़ा है, जो कपड़ा इसमें यूज़ हुआ है, कपड़ा जो इसमें इस्तेमाल हुआ है, वो इसका सरफेस एरिया होगा। कितनी एरिया में वो इसका कपड़ा लगा है, वो इसका पृष्ठ हो गया, पृष्ठीय वर्ग पृष्ठ इसका हो जाता है। तो ये क्या होता है? इसमें हम स्पेस के बारे में, सॉलिड ठोस के बारे का आकार कितना होता है, माप की स्थिति कितनी होती है, उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और इसमें वक्र क्या होते हैं, कर्व्स क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइंस क्या होती हैं और इनके पॉइंट्स क्या होती हैं, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब लिक्विड की परिभाषाएं क्या है? इसका मतलब क्या है? नंबर पॉइंट 1, एक बिंदु, पॉइंट वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। एक रेखा, लाइन, चौड़ाई रहित लंबाई होती है। क्या होती है? चौड़ाई रहित लंबाई होती है। कोई भी रेखा, ये रेखा आप बना देंगे जैसे, तो इसकी चौड़ाई तो आप नहीं लिख सकते, पर ये क्या होती है? इसकी बस एक लंबाई होती है। क्या होती है? एक लंबाई आपकी दी गई होती है। क्या होती है? लंबाई की लेंथ इसमें दी गई होती है। और पॉइंट वह भाग है जिसका कोई भाग नहीं होता। तो बिंदु है, इसका आप क्या भाग कर देंगे? कोई भी बिंदु एक अंश मात्र होता है, इसका कोई भी भाग नहीं होता। एक सिरे, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, तो रेखा के जो सिरे होते हैं वो बिंदु हो सकते हैं आपके। अब देखिए, ये वाली एक रेखा है, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, तो दो बिंदुओं से मिलकर एक रेखा बनती है। तो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु मिलाकर हमने एक रेखा का निर्माण यहाँ पर कर दिया। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदु के साथ सपाट रूप में स्थित होती है। तो सीधी रेखा कैसी रेखा है? जो बिंदु के साथ, यहाँ बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, एक रेखा पर अनंत बिंदु हम बना सकते हैं। इस प्रकार बहुत सारे बिंदु हम इस रेखा पर बना सकते हैं। यहाँ पर हम बना दिया जैसे हमने। अब एक पृष्ठ, सरफेस वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। तो कोई भी अगर आप कपड़ा यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को कवर करने के लिए, तो इसकी क्या होती है? लेंथ भी होती है और इसकी ब्रेथ भी होती है। पृष्ठ के किनारे एड्स, रेखाएं होती हैं, ठीक है, जो पृष्ठ के किनारे होते हैं। किसी भी पृष्ठ के लिए जो किनारे होते हैं, इसकी रेखाएं होती हैं।
ये इसके किनारे हो गए। कोई भी अगर हम एक वर्ग भी ले लेते हैं, वर्ग के आकार का ले लेते हैं, शंकु के आकार का लेंगे, तो इसके जो किनारे होते हैं ये इसकी क्या होती हैं, रेखाएं। एक समतल पृष्ठ, प्लेन या सरफेस ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। तो सरफेस एरिया क्या हो गया इसका, जो इसको कवर कर रहा है, इसको जो कवर कर रहा है वो उसका सरफेस एरिया हो गया। जैसे आप ये लेते हैं एक अर्धगोला अगर हम ले लेते हैं तो इसका एक सरफेस एरिया, तो इसके फेस पर जो ये काम कर रहा है ये इसका सरफेस एरिया हो गया। इतना आपको समझ में आया वाली बात। अब नेक्स्ट देखते हैं। देख लेते हैं इस वाले पॉइंट्स को। पहले आपने इन परिभाषाओं से प्रारंभ करते हुए लिक्विड ने कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए सत्य कथन मानने की कल्पना की है। इन्होंने क्या की है, इमेजिनेशंस की है केवल। ये कल्पनाएं वास्तव में स्पष्ट सर्वव्यापी सत्य हैं, और जिन्होंने कल्पनाएं इमेजिनेशंस की हैं वो सच में क्या है, आपकी सत्य हैं, वो कभी भी गलत नहीं होती। उन्होंने उनको दो वर्गों में विभाजित किया है। एक वे वर्ग हैं जो अभिग्रहित एक्सोम्स हैं, और अभिधारणाएं क्या हो गई, पोस्टुलेट्स। उन्होंने अभिधारणा शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया है जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, ज्यामिति संबंधित थी। दूसरी ओर सामान्य अवधारणाएं जिन्हें प्राय अभिग्रहित एक्सोम्स कहा गया, वे कल्पनाएं थी जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया गया है, जिनका केवल ज्यामिति से ही विशेष संबंध नहीं था। अभिग्रहित और अभिधारणाओं की अधिक जानकारी के लिए परिशिष्ट एक को देखते हैं। तो हमें इतना समझ में आया कि हमारी क्या होती हैं, अभिग्रहित क्या होती हैं और अभिधारणाएं क्या होती हैं। तो इसका शब्द का कल्पनाओं से लिया गया है और ये विशिष्ट रूप से संबंधित थी, क्या थी, स्पेशल रूप से ज्योमेट्री से संबंधित थी। और दूसरी ओर सामान्य अवधारणाएं क्या हो गई, ये क्या हो गई, प्राय अभिग्रहित कहा गया। तो नॉर्मल को तो अभिग्रहित कहेंगे, और आपकी जो स्पेशल वाली अवधारणाएं होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट रूप से अभिधारणा। और अभिग्रहित और अवधारणाओं की अधिक जानकारी के लिए आगे हम देखते हैं। आइए अब लिक्विड की अभिग्रहित और अभिधारणाएं क्या होती हैं। लिक्विड के कुछ अभिग्रहितों को बिना उनके द्वारा क्रम के नीचे दिया जा रहा है। क्या क्या चीजें हैं अब देख लेते हैं। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। वे वस्तुएं जो एक वस्तु के ही बराबर हों वो एक दूसरे के बराबर भी होती हैं, ये इससे सिद्ध होता है। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। सही बात है, अगर बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। अगर बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या हो गए, आपके बराबर हो गए। भाई दो के बराबर है, इनको जोड़ा गया तो 4 आ गया। इसी प्रकार 2 को 2 से जोड़ा तो भी 4 आएगा। तो ये जो बराबर है इनको बराबर करने पर दोनों के जो योग होगा वो बराबर आएगा आपका। अब थर्ड देखिए, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होंगे। भी 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगा, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो क्या है, आप बराबरों को बराबरों में से घटाएंगे तो शेषफल भी आपके क्या आएंगे, बराबर आएंगे। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। फोर्थ क्या हो गया आपका, फिफ्थ, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण क्या हो गया, अपने कोई भी भाग होगा उससे बड़ा होता है। सिक्स क्या हो गया, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। सेवेंथ क्या हो गया, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। इतना आपको समझ में आया। किसी भी चीज़ के जो आधे होंगे वो परस्पर बराबर होंगे और दुगने परस्पर बराबर होते हैं। तो सब चीज़ों को इन्होंने क्या किया, अभिग्रहित और अभिधारणाओं में डाला गया है। तो अभिग्रहित क्या आते हैं, हमारे जो हमें नॉर्मल रूप से हमने कल्पना इमेजिनेशंस करके ले लिए गए हैं। और अब अभिधारणाएं क्या है, जो स्पेशल चीज़ से हमने ली हैं। अब देखते हैं अभिधारणाएं क्या है। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अब ध्यान दीजिए कि यह अभिधारणा हमें बताती है कि किन्हीं दो भिन्न डिस्टेंट बिंदुओं से होकर कम से कम एक रेखा अवश्य खींची जा सकती है, परंतु इससे यह ज्ञात होता है कि ऐसी एक से अधिक सीधी रेखाएं नहीं हो सकती। परंतु आपने समस्त कार्यों में लिक्विड ने बिना कुछ कहे यह बार बार कल्पना की है कि दो भिन्न बिंदुओं से एक अद्वितीय यूनिक रेखा खींची जा सकती है।
हम इस परिणाम को एक अभिग्रहित के रूप में नीचे दे रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि जो अभिधारणाएं बताती हैं वो दो भिन्न डिस्टेंस बिंदु से होकर कम से कम अवश्य खींची जा सकती हैं, अलग अलग बिंदु से खींची जा सकती हैं। और इसमें क्या बताया कि ज्ञात नहीं होता कि ऐसी एक से अधिक सीधी रेखाएं खींची नहीं हो सकती, क्योंकि क्या है, ये कल्पना है, इमेजिनेशंस मात्र है, और इसको हमने लिया गया है और इसके अकॉर्डिंग ये सारी इसकी सही बैठती हैं और परिणाम भी एक अभिग्रहित के रूप में नीचे दिया गया है। ये देखते हैं। अब देखिए, दिए हुए भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अब बिंदु P से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? जो बिंदु Q से होकर भी खींची जा सकती हैं। अब देखते हैं, केवल एक, तो एक ही रेखा खींच सकते हैं। अब रेखा PQ आपकी जो है PQ, देखिए P से लेकर Q तक, ये आपकी एक ही रेखा, यहाँ पर बिंदु अलग अलग है। अब जो Q से होकर जाती है, अब देखिए Q से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं हैं, और जो बिंदु P से भी होकर जाती है केवल एक। तो एक ऐसी रेखा है जो यहाँ से गुजरती हुई जा रही है, आप देखेंगे यहाँ से ये पूरी रेखा P से भी होकर जा रही है, केवल एक रेखा PQ। इस प्रकार उपरोक्त कथन से यह स्वयं सिद्ध सेल्फ एविडेंट सत्य है और इसलिए हमें एक अभिग्रहित के रूप में मान लेते हैं। तो ये हमने एविडेंस दिया है कि PQ एक रेखा से निकलकर दूसरी उसमें जाने वाली एक ही रेखा आपकी होती है। इस प्रकार आपकी ये रेखाएं बन जाती हैं। समझ में आई आपको ये बात? अब नेक्स्ट देखिए, अभिधारणा। अभिधारणा में क्या है, एक साथ रेखा टर्मिनेटेड लाइन को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। कैसे? ध्यान दीजिए, जिसको हम आजकल रेखाखंड लाइन सेगमेंट कहते हैं, उसे लिक्विड ने साथ रेखा कहा था। अतः वर्तमान की भाषा में दूसरी अभिधारणा यह कहती है कि एक रेखाखंड को दोनों ओर विस्तृत करके एक रेखा बनाई जा सकती है। अब देखिए यहाँ से A और ये क्या दिया गया है B, ये पॉइंट्स दिए गए हैं आपके, इतना समझ में आया आपको? और ये हमने एक रेखा बना दी है, तो एक रेखा आपकी बनाई जा सकती है। तो पूरी रेखा आपकी यहाँ पर बन गई, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए अभिधारणा में थर्ड में क्या दिया गया है, किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो इसको केंद्र मानकर एक हमने एक त्रिज्या बना ली, ये क्या बन गई आपकी त्रिज्या। तो इससे आपका एक वृत्त खींचा जा सकता है। आप प्रकार रख के कर सकते हैं, आप प्रकार में दूरी भर लेंगे इतनी, और इसको क्या मान लेंगे हम, किसी को भी केंद्र O मान लिया, और इससे हम एक वृत्त खींच सकते हैं। अब अभिधारणा 4 आपकी क्या आ गई, सभी समीकरण एक दूसरे के बराबर होते हैं, समकोण। अब समकोण क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए। अगर आप इधर से लेंगे तो भी ये बराबर होगा, आप इसको उल्टा लेंगे तो भी ये समकोण क्या हो गए, बराबर होंगे। तो समकोण क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे और क्या होंगे, बराबर होंगे। इतना आपको अच्छे से समझ में आया? अब देखिए अभिधारणा हमें दी गई है 5। यदि एक सीधी रेखा को दो सीधी रेखाओं पर गिराकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इंटीरियर एंगल्स इस प्रकार बनाएं कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समीकरणों से कम होता है। अब उदाहरण इसमें हम देख लेते हैं। उदाहरण 5.6 में रेखा PQ रेखाओं AB और CD पर इस प्रकार गिरती हैं कि अंतःकोणों 1 और 2 का योग, जो PQ के बराबर और स्थित है, 180 डिग्री से कम है। अतः रेखाएं AB और CD अतः PQ के बाईं ओर प्रतिच्छेद करेंगी। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर A और B यहाँ पर रेखाएं दी गई हैं, C और D आपको यहाँ पर रेखाएं दी गई हैं। ये क्या हो गया आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, ठीक है। इस प्रकार आपकी, और जो दाईं ओर रेखाएं दी गई हैं वो PQ के बराबर प्रतिच्छेद करेंगी। तो ये आपकी प्रतिच्छेदन बिंदु आ गया। क्या आ गया आपका, प्रतिच्छेद। इतना आपको समझ में आया ये वाली बात? अब देखते हैं उदाहरण नंबर 1, इसमें दिया गया है, यदि AB और C एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं और B बिंदुओं A और C के बीच स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि AB + BC = AC है। तो हमने क्या लिखा, ये रेखाएं लिख रखी हैं यहाँ पर।
बीच में बिंदु क्या है आपका बी। हल क्या है, उपरोक्त आकृति में ए बी प्लस बी सी के साथ ए सी संपाती है। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी क्या है, संपाती है। साथ ही लिक्विड का अभिग्रहित 4 कहता है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। अतः सिद्ध किया जा सकता है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी है। इतना आपको समझ में आया। ध्यान दीजिए कि इस हल से यह मान लिया गया है कि दो बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि हम किस प्रकार एक लाइन से कितनी अनंत रेखाएं खींच सकते हैं और एक लाइन पर कितने अनंत बिंदु हो सकते हैं, और एक लाइन एक बिंदु से हम एक वृत्त भी खींच सकते हैं, और समकोण जो होते हैं आपके हर भी एंगल में आपके बराबर होते हैं। किसी भी एंगल आप में आप समकोण को ले लेंगे। और रेखा के बारे में हमने सीखा, इसमें वृत्त के बारे में सीखा, त्रिज्या को लेकर हमने इसको एक वृत्त बना सकते हैं सीखा, और समकोण के बारे में हम इसमें अच्छे से हमने आज सीखा। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।